इन केस आप लोग या कोई आंसर देना है, देन यू गाइस कैन अनम्यूट योरसेल्फ, ओके? सो बट टिल नाउ, प्लीज keep your mics mute. Okay, so extinction, what does it mean? Can anyone tell me what does it mean? What when we say we need to put any behavior like on extinction, what does it mean? सर उसकी एलिमिनेशन या टर्मिनेशन या उस चीज को रिड्यूस करना या प्रॉपर्टी खत्म करना। हम्म। ठीक है, खत्म करना, एक्सटिंक्ट कर देना, जैसे डायनासोर्स एक्सटेंट हुए हैं इस दुनिया से। सो दिस टर्म एक्सटिंक्शन केम फ्रॉम द एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मींस खत्म कर देना, बिल्कुल, लाइक कोई सबूत ना पीछे बचे। सो वो चीज, उसे हम एक्सटिंक्ट कहते हैं, खत्म हो जाए विद टाइम। विद टाइम भी आप कह सकते हो। अगर कोई चीज है, लाइक मोस्ट ऑफ द बिहेवियर्स, when those behaviors don't get the reinforcement, so automatically with time वो behaviors खत्म हो जाते हैं। जैसे यूजली हम लोग अपने फ्रेंड्स को कॉल कर रहे होते हैं, तो फ्रेंड्स एक बार कॉल पिक नहीं करता, दूसरी बार कॉल पिक नहीं करता, तीसरी बार नहीं करता। आहिस्ता 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 हमें समझ आ जाती है, हम उसको कॉल करना ही बंद कर देते हैं। मीन्स कि वो हमारा रिस्पॉन्स जो था कॉलिंग का अपने दोस्त को, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया, या हमारी फ्रेंडशिप खत्म होगी, क्योंकि हमने काफी अरसे तक वो मिले नहीं है। जब फ्रेंड्स आपस में मिलते हैं, गपशप लगती है, तो एक रीइंफोर्समेंट जनरेट होती है ना, जब एक दूसरे के साथ शेयरिंग होती है बातों की और कंसेप्ट्स की, या फन या इस तरह के इवेंट्स होते हैं, तो उसमें हम लगा, सो एक तरह की वो रीइंफोर्समेंट होती है। लेकिन जब हम मिलना जुलना खत्म कर देते हैं लोगों से, या उनके साथ इंटरेक्शन खत्म कर देते हैं, तो फिर जो रीइंफोर्समेंट होती है ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती, बंद हो जाती है। तो हमारी फ्रेंडशिप भी साथ साथ विद द टाइम खत्म हो जाती है। सो इसी तरह बिहेवियर्स हैं, रिस्पॉन्सेज हैं, कोई भी चीज़ है, कोई ह्यूमन बीइंग है, या कोई जो है ऐसी स्पीसीज हैं, वो भी एक्सटिंक्ट हो जाती हैं विद टाइम, जैसे जैसे वक्त गुजरता है। अगर जो है यूजली हम हमें बताया जाता था साइंस में कि जो स्नेक्स हैं, पहले उनके पाँव होते थे। अभी भी बहुत सारे ऐसे स्नेक्स हैं देखने को मिलते हैं जिनके दो पाँव होते हैं, जिनके वो यूजलेस है, लेकिन उनके वो हैं। सो बहुत सारे ऐसे स्नेक्स की स्पीसीज हैं। सो पहले ये कंसीडर किया जाता था कि स्नेक्स के पाँव होते थे, और लेकिन आहिस्ते से जैसे जैसे उनका यूज खत्म हुआ, उनके जो हैं वो खत्म होते गए। इस तरह ह्यूमन बीइंग्स को या डायनासोर्स को आहिस्ता आहिस्ता वो क्या थे, ह्यूमन बीइंग्स पहले उसको मंकी का, बहुत सारे ऐसे, एज अ मुस्लिम हमें पता है वी आर फ्रॉम द आदम एंड अमा हवा, उनकी नस्ल से हम चलते आ रहे हैं। लेकिन जो अमेरिकन लोग हैं या साइंटिस्ट हैं जो मुस्लिम्स नहीं है, गैर मुस्लिम है, तो या एथियस्ट हैं, या जो गॉड को नहीं मानते, तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग मंकी से, या हमारी स्पीसीज थी पहले कोई और चीज़ थे, फिर उसके बाद मंकीज बने, और मंकी से आहिस्ते आहिस्ते रेवोल्यूशन हुई, तो ह्यूमन बीइंग्स बन गए। सो चीज़ें जो स्पीसीज जो हैं आहिस्ते आहिस्ते एक्सटेंड हो, तो वो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली एक्सटिंक्शन का एबीए में वहीं से जनरेट हुआ है कि हम जब, या हमारे जो रिस्पॉन्सेज हैं, अगर एक लंबे टाइम तक उनको रीइंफोर्समेंट नहीं मिलती, तो वो रिस्पॉन्सेज आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से बिहेवियर्स आर आल्सो रिस्पॉन्सेज। सो एवरी बिहेवियर, जब मैं कहता हूँ कि एवरी बिहेवियर इज इंटेंडेड, दैट मीन्स के बिहेवियर्स की कोई रीइंफोर्समेंट हिस्ट्री होती है, जिसकी वजह से वो बिहेवियर स्टिल एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अगर कोई भी बिहेवियर अगर 1 साल हो गया, वो जो है एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस बिहेवियर के एग्जिस्ट करने के पीछे कुछ रीजंस हैं, कुछ रीइंफोर्समेंट्स हैं जो कंटिन्यूअसली उस बिहेवियर को रीइंफोर्स कर रही हैं। ठीक है? अब जैसे कुछ ऐसे बिहेवियर हैं जो अटेंशन सीकिंग है। Attention is a reinforcement. Escape is a reinforcement. Escape is a negative reinforcement. And attention is a positive reinforcement. इसी तरह से जो है रीजंस बिहेवियर के, फिजिकल रीजंस हो सकते हैं, टेंजिबल रीजंस हो सकते हैं। ठीक है? इस तरह से 5 कॉमन रीजंस हैं बिहेवियर अकर होने के, कि बिहेवियर क्यों अकर होता है, और जो वो रीजंस हैं, दोज आर कॉल्ड द फंक्शंस ऑफ द बिहेवियर। Okay, so when we say the function of the behavior, that means function also means the reinforcement of behaviors. So what are those reinforcing events that are actually maintaining the problem behavior? अब जैसे अगर क्राइंग बिहेवियर्स है, उस पे पेरेंट्स बहुत ज्यादा टेंशन बच्चे को देते हैं। ओ माय गॉड, मेरे बच्चे को क्या हो गया, व्हाट हैपेंड टू माय चाइल्ड, क्या हुआ बेबी, क्या, सो उस बच्चे को अटेंशन मिल रही है।
अब उसने क्या किया, अपना वो क्राइंग बिहेवियर जो था, प्रॉब्लम बिहेवियर, उसने मेंटेन कर लिया, क्योंकि उसे पता है मुझे इस चीज से अटेंशन मिलती है बिहेवियर जब भी परफॉर्म करता हूँ। सो अटेंशन मेंटेन्ड बिहेवियर, सो दैट अटेंशन इज बेसिकली द रीइंफोर्समेंट ऑफ क्राइंग बिहेवियर। ओके। सो हम रीइंफोर्समेंट किसे कहते हैं? हर वो चीज जो बिहेवियर को स्ट्रेंथन कर रही है और बिहेवियर के रिस्पॉन्स या बिहेवियर के फौरन बाद अकर होती है, सो उसको हम रीइंफोर्समेंट कहते हैं। सो क्राइम के फौरन बाद अटेंशन मिल रही है, सो अटेंशन इज आल्सो द रीइंफोर्समेंट। tangible inappropriate request is also the reinforcement, escape is also the reinforcement। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल escape maintained behavior कौन से होंगे? अगर मैं बच्चे को कहता हूँ लेट्स डू द होमवर्क, और वो चीखना शुरू कर देता है, स्क्रीमिंग शुरू कर देता है, चीजें फेंकना शुरू कर देता है, थ्रोइंग करना शुरू, सो दैट इज दैट escape maintained behavior। हो सकता है प्रीवियसली किसी पर्सन ने उसको इंस्ट्रक्शंस दी हो और उसने ये बिहेवियर परफॉर्म किया, और उसकी ये जो होमवर्क करने की का टास्क है उसको खत्म कर दिया। लाइक अगर बच्चा टेंट्रम शो कर रहा है, मैंने कहा ओके लेट्स लीव इट, डोंट डू द होमवर्क, जाओ खेलो। सो उसने उस चीज को अडॉप्ट कर लिया कि दिस इज द रीइंफोर्समेंट फॉर मी। ठीक है, मैं जब भी ये बिहेवियर परफॉर्म करता हूँ मुझे काम नहीं करना पड़ता, वो सिचुएशन से एस्केप करता है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है? कि जब कोई ऐसी अनवांटेड स्टिमुलाई हम रिमूव करते हैं इन्वायरमेंट से, तो वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहलाती है। अब जो हार्ड वर्क था, जो होमवर्क के ऊपर उसने फोकस करना था, टाइम देना था, अटेंशन देनी थी और स्ट्रगल करनी थी होमवर्क कंप्लीट करने के ऊपर, वो होमवर्क रिमूव हो गया उसके इन्वायरमेंट से, सो उसका बिहेवियर रीइंफोर्स हो जाता है उस चीज से, होमवर्क रिमूव होने से। अब ये एस्केप मेंटेन बिहेवियर्स हैं। सो एक्सटिंक्शन स्ट्रेटेजी बेसिकली व्हाट वी डू, we find out the reason behind every behavior. Like for example, if you want to extend any behavior, first of all you need to find out the function. What is the function of the behavior? So to find out the function we use two tools. Well, first one is the direct observation and the second one is the indirect assessments. Okay, so in indirect assessments there are two tools. The first one is the QABF and the second one is the FAI. So that is called the functional assessment interview form. So functional assessment interview form is a type of open-ended questionnaire. Okay, so the QABF is a type of like a scoring type questionnaire. So in that QABF, we just score the situations or responses of the child. So I will show you the QABF and FA form. So first of all, uh, just tell me who is using the QABF. कभी किसी ने QABF use किया या FA form use किए? सर QABA की एब्रिविएशन अगर बता दें। FAB फंक्शनल बिहेवियर वो जो है परफॉर्म किए जिसमें बच्चे के स्केप अटेंशन बिहेवियर के बारे में पता चलता है। Exactly, exactly. जी So सर, वो अप्लाई किया। QABF also the same thing. QABF help us to find out the function of the behavior. ओके सर। Yeah. So let me show you the QABF. This is called the QABF. It is opening. Yes. So this is the QABF. This is a these are some like first of all you write the name of the student, then you write down the date and behavior. So QABF basically we use the QABF to only for one behavior. This one QABF will be used for one problem behavior. अगर आपको कि स्पिटिंग बिहेवियर का फंक्शन आपने फाइंड आउट करना है तो आपने एक QABF यूज करना है। यहाँ पे सिर्फ
स्पिटिंग से रिलेटेड, जो बिहेवियर से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वही हम पुट करेंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो क्राइंग बिहेवियर का फंक्शन हम फाइंड आउट करूं तो आप सिर्फ ये शीट एक क्राइंग के लिए यूज करोगे। अगर आप कहते हो हिटिंग बिहेवियर का फंक्शन फाइंड आउट करना है तो ये शीट आप सिर्फ हिटिंग बिहेवियर के लिए यूज करोगे, ठीक है। रिस्पोंडेंट आगे है, रिस्पोंडेंट कैन बी द पेरेंट्स, जो बच्चे के पेरेंट्स है जिससे हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, so those person can be the respondent. So here in the QABF there are 25 situations, 25 situations in which behavior can occur. Okay, so it is totally research based. इसमें कोई वो चीज़ नहीं है कि ये रैंडम सिचुएशंस लिखी हुई हैं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्चेज हुई हैं, फिर उसके बाद ये 25 सिचुएशंस फाइंड आउट की गई हैं जिससे हमें बिहेवियर के फंक्शन का पता चल सके, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हमें रेट करना होता है 0 to 3। 0 मीन्स के नेवर हैपन इन दिस सिचुएशन, 1 means rarely happen in this situation, the behavior happen in this situation, 2 means sometime happen in this situation, and 3 means oftenly happen in this situation, ठीक है। सो ये 3 ये रेटिंग स्केल है, इसमें 3 तक मैक्सिमम 3 तक स्कोर कर सकते हैं। सो अब जैसे फॉर एग्जांपल इसके अलावा फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट में एबीसी डेटा शीट्स भी आ जाती हैं, जिसमें हमने ए बी और सी का डेटा कलेक्ट करना होता है। जैसे कि आप लोगों ने एक असाइनमेंट की थी, उसमें आपने एक सिनेरियोज ऊपर लिखा होता था, नीचे आपने एंटीसीडेंट बिहेवियर और कॉन्सिक्वेंसेस फाइंड आउट करके लिखने होते थे, ठीक है। सो सेम एबीसी इज अ एबीसी डेटा कलेक्शन इज अ टूल टू असेस द फंक्शन ऑफ द बिहेवियर। सो एबीसी में हम एंटीसीडेंट्स फाइंड आउट कर रहे होते हैं, इसमें भी एंटीसीडेंट सारे मेंशन है कि कौन से एंटीसीडेंट में ज्यादा बिहेवियर्स अकर होते हैं। कोई ऐसा एंटीसीडेंट जिसमें बच्चे को लगता है मैं अटेंशन गेन कर सकता हूँ, ठीक है। क्या अटेंशन बच्चा हिटिंग करता है क्योंकि टू गेट द अटेंशन, ठीक है। आपको लगता है कि हम पेरेंट्स से पूछते हैं डू यू थिंक दैट योर चाइल्ड हिट्स बिकॉज ही वांट्स टू गेट अटेंशन, सो पेरेंट्स सेज हाँ सम टाइम यू नो व्हेनेवर आई ही हिट्स मी, आई लुक एट आई से डोंट हिट मी अगेन। सो उसके बाद वो खुश होता है, वो हंसता है, वो इंजॉय करता है हिटिंग को। सो दैट मीन्स कि वो जब आप उसको अटेंशन देते हो बिहेवियर अकर होने के बाद, सो उससे उसको रीइंफोर्समेंट मिल रही, वो उस चीज से को इंजॉय करता है, वो खुश होता है। सो वो एज अ रीइंफोर्सर ले रहा है अटेंशन को। सो क्या मोस्ट ऑफ द टाइम इस सिचुएशन में उसको अटेंशन ही चाहिए होती या कोई और रीजन भी है? तो इसमें पेरेंट्स जो स्कोर कर लेते 0 to 3 कि यस रियरली सम टाइम हैपन इन दिस सिचुएशन, या ओपनली, या यू नो हैपन इन दिस सिचुएशन के बिहेवियर करो। फिर इसी तरह से और बाकी सिचुएशन है एस्केप वर्क और लर्निंग सिचुएशन, कि जब आप उसको कोई टास्क देते हो या इंस्ट्रक्शंस देते हो कि आप ये कर लो, उस टाइम उसके हिटिंग बिहेवियर्स आते हैं। अगर तो उस टाइम आते हैं दैट मीन्स के वो एस्केप मेंटेन बिहेवियर है, ठीक है। सो आप उससे स्कोरिंग करवाते हो कि जब जब उसको एस्केप चाहिए होती तब वो हिटिंग करता है या नहीं करता। पेरेंट्स आपको बता सकते हैं रेयरली, सम टाइम या ऑफनली हैपन इन दिस सिचुएशन। जब भी उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं ऑफनली वो हिट करता है, ठीक है। जब भी उसको कोई टास्क करने के लिए देते हैं वो ओपनली हिट करता है, हर सिचुएशन में वो हिट कर रहा होता है, ठीक है। सो इसी तरह से आपने फुल 25 सिचुएशंस को स्कोर करवाना है 0 to 3 के इन बिटवीन। जब वो इन 25 सिचुएशन तक वो स्कोर कर लेते हैं, फिर नीचे जो आपको ये ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं, अटेंशन, आपको 5 कॉलम्स नजर आ रहे हैं। फर्स्ट कॉलम जो है वो अटेंशन से रिलेटेड है, सेकंड कॉलम एस्केप से रिलेटेड है, थर्ड कॉलम नॉन नॉन सोशल से रिलेटेड है। नॉन सोशल मीन सेंसरी प्रॉब्लम्स, जो बच्चों में सेंसरी इश्यूज होते हैं, उनके प्रोप्राइसेप्टिव सेंस है, विजुअल है, टेक्टाइल है, या वेस्टिबुलर है, ठीक है, कोई भी है वो उससे रिलेटेड नॉन सोशल इश्यूज हैं। फिजिकल इश्यूज हो सकते हैं, ये फिजिकल डोमेन है, और ये टेंजिबल का कॉलम है, ठीक है। कि क्वेश्चन नंबर 1, 6, 11, 16 एंड 21 इज रिलेटेड टू द अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, सॉरी। तो ये जो क्वेश्चंस हैं 1, 6, 11, 16 एंड 21, these questions are related to attention seeking behavior या attention maintained behavior। अगर जो स्कोर पेरेंट्स ने यहाँ पे किए हैं क्वेश्चंस के सामने 0 to 3 के इन बिटवीन, वही ऊपर से देखते हुए आपने क्वेश्चन नंबर 1 में कितना स्कोर पेरेंट ने किया आपने यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। हम यहाँ पे फिल भी करके देख सकते हैं इसको।
इसको एडिट कर सकते हैं। जस्ट लेट मी। सर ये एक फॉर्म जो होता है वो पेरेंट फिल करते हैं और एक थेरेपिस्ट फिल आउट करता है। ये आपने पेरेंट से खुद फिल करवाना है, कभी भी आपने पेरेंट को फिल करने के लिए ये नहीं देना। ठीक है, इस चीज का आपने बहुत ख्याल रखना है। जैसे अटेंशन है तो हम उसको, ओके सर। पेरेंट्स ने इसको 1 स्कोर किया है। सॉरी, यहाँ पे एडिट नहीं हो रहा, ये मैंने लैपटॉप चेंज किया है तो इसमें काफी सारे फंक्शन मुझे अभी नहीं आते उसको करना परफॉर्म। सो बट इन सिंपल वेज, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 6 1, क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 21। अगर इन अटेंशन के कॉलम में सबसे ज्यादा स्कोर आता है, फॉर एग्जाम्पल अटेंशन के कॉलम में 14 स्कोर आता है, बाकी कॉलम्स में 1 स्कोर है, 2 स्कोर है, या 3 स्कोर है, तो आप कहोगे कि जिस कॉलम में सबसे ज्यादा स्कोर आए हैं वो बिहेवियर का फंक्शन वही है। लाइक अगर अटेंशन पे ज्यादा स्कोर आए हैं बाकी डोमेन्स की निस्बत, तो अटेंशन इज द रीजन ऑफ द बिहेवियर, कि उसका बिहेवियर अटेंशन सीकिंग है। अगर वो स्कोर स्केप कॉलम में सबसे ज्यादा आए हैं, स्केप कॉलम में 13 आते हैं, बाकी सब कॉलम्स में 2 3 4 आ जाते हैं, तो आप कहोगे कि ये बिहेवियर स्केप मेंटेन है। अगर नॉन सोशल में सबसे ज्यादा स्कोर आते हैं, सो यू विल से नॉन सोशल इज द रीजन फॉर द बिहेवियर। अगर फिजिकल में फंक्शन में ज्यादा स्कोर आते हैं तो यू हैव टू रिकमेंड दैट चाइल्ड टू अ पीडियाट्रिशनिस्ट। ओके। अगर टेंजिबल में स्कोर ज्यादा आते हैं तो आप कहोगे कि ये टेंजिबल रीजंस हैं, मींस के इन अप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट हैं, इस वजह से बिहेवियर एज अ इन अप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट बच्चा यूज कर रहा है। कोई भी डिमांड करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की, किसी टॉय की, कोई फूड की, कोई एक्टिविटी के लिए इन अप्रोप्रिएटली रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हमने उसको अप्रोप्रिएट रिक्वेस्टिंग सिखानी। सो ये इस फॉर्म को यूज करते हुए आप बिहेवियर का फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यूएबीएफ को। सो दिस इज हाउ यू फिल इट। इसकी स्कोरिंग करने का तरीका ये है कि आपने फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन नंबर 1 पे 1 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 6 पे 2 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 पे अगर 2 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 पे 1 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 21 पे 3 लिखा हुआ है। सो आपने ये सारे एक रो में, जितने एक कॉलम में जो स्कोर्स हैं, इनको सम कर लेना है। यहाँ पे टोटल आपने स्कोर लिख देना है कि टोटल इस कॉलम में, अटेंशन वाले कॉलम में टोटल इतने स्कोर हैं, स्केप वाले कॉलम के ये क्वेश्चन नंबर 2 7 12 एंड 17 एंड 22 के सम अप करके आपने टोटल स्कोर यहाँ लिख देने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 8 13 18 23 जो है नॉन सोशल रिलेटेड क्वेश्चन है, इसके सम अप करके आपने यहाँ पे लिख देने हैं नीचे। ठीक है, सो इस तरह से सारे आपने सम अप करके लिखते रहना है। सो इस तरह से आपका जो है क्यूएबीएफ हो जाएगा, आपको बिहेवियर का फंक्शन का पता चल जाएगा कि क्या फंक्शन था बिहेवियर का। ठीक है। सो एनी क्वेश्चन फ्रॉम क्यूएबीएफ, टेल मी। समझ आ गई या फिर अभी कोई कंफ्यूजन है? आई थिंक सो, अभी भी कोई कंफ्यूजन है, और या फिर क्लियर है आप सबको ये? हाँ सर। ठीक है, क्लियर है। ओके, सेकंड जो फॉर्म है वो यूज होता है एफए फॉर्म, एफए फंक्शनल असेसमेंट इंटरव्यू फॉर्म। एफए के लिए मैं हैंडले का जो है वो ज्यादा यूज करता हूँ फॉर्म, एफए फॉर्म। सो ये काफी प्रिसाइज भी है और इंफॉर्मेटिव भी है, ये शॉर्ट है। बाकी जितने भी एफए फॉर्म्स होते हैं वो बेसिकली बड़े ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं। इसमें इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बड़े ट्रिकी वे से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है, तो ये शॉर्ट भी है और काफी हेल्पफुल भी है। आप ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो होते हैं, ये पेरेंट्स से आप इजीली फिल करवा सकते हैं, उनसे क्वेश्चन करें, वो उसका आंसर दे, तो आप उस आंसर को यहाँ पे नोट डाउन करो, या पेरेंट्स को कह दो कि क्वेश्चन को रीड करते हुए आप आंसर यहाँ पे नोट डाउन कर दें। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, ये वो क्वेश्चन है जो बच्चे के बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, बैकग्राउंड, बच्चे का नाम क्या है, उसके बिहेवियर्स क्या हैं, या उसकी लैंग्वेज
कैपेबिलिटीज कितनी है, 1 वर्ड बोलता है, 2 वर्ड्स बोलता है, 3 वर्ड्स, ये सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 में आ जाती है। फिर उसके बाद सेकंड सेक्शन इसका शुरू होता है, क्वेश्चन टू इन्फॉर्म द डिजाइन ऑफ फंक्शनल एनालिसिस। सो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो फंक्शनल एनालिसिस को असेस करने के लिए जो है हम यूज करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और एंड तक आप बिहेवियर सॉरी फंक्शनल एनालिसिस को चेक करने के लिए, एक डिजाइन करने के लिए ये सारे क्वेश्चन यूज होते हैं। ठीक है, सो आप ये सारे क्वेश्चन पेरेंट्स से फिल करवा लेते हो। आफ्टर दैट इस बेसिकली ये सारे क्यूएबीएफ में क्या क्या चीजें पूछी गई हैं, बिहेवियर का फंक्शन फाइंड आउट करने की, व्हाट आर द मोस्ट लाइकली सिचुएशन जिनमें बिहेवियर्स अकर होते हैं, व्हाट आर लीस्ट लाइकली सिचुएशन जहां पे बिहेवियर्स अकर नहीं होते, या इस तरह से इंफॉर्मेशन ले लेते हैं वो कौन कौन सी सिचुएशन है जिसमें बिहेवियर्स अकर होते ही होते हैं, वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें बिहेवियर्स अकर नहीं होते। सो हमें वो फिर एंटीसीडेंट्स का पता चल जाता है, और एंटीसीडेंट से हम अंदाजा लगा लेते हैं कि इस बिहेवियर का ये फंक्शन हो सकता है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको 5 कॉमन फंक्शंस बताए थे, उनमें से एक फंक्शन होगा उस बिहेवियर का, आपने वो, अच्छा इसमें हमेशा वर्डिंग हम यूज करते हैं माइट बी की। इसमें कभी भी आप जो है फॉर श्योर 100% श्योरिटी के साथ अपनी स्टेटमेंट पुट नहीं करते कि इस बिहेवियर का फंक्शन यही है। ठीक है, दिस इज द रूल ऑफ एबीए, कि आप कभी भी 100% श्योर हो के कोई एक अपनी थ्योरी नहीं देते। आप अपने हमेशा जो है जिसे कहते हैं हेल्दी डाउट होना। ठीक है, अपने ऊपर एक हेल्दी डाउट रहना हमेशा होना चाहिए, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन करने की एक स्पेस बन सके। ठीक है, अगर आप कह दोगे कि 100% ये रिजल्ट एक्यूरेट है, तो फिर क्वेश्चंस की कोई वो जगह नहीं बचती। एबीए थेरेपिस्ट एक साइंटिस्ट होता है, एक्सपेरिमेंटर होता है, वो हमेशा क्वेश्चन की एक स्पेस रखता है। ठीक है, ताकि लोग क्वेश्चन कर सकें। आप खुद भी अपनी कैपेबिलिटीज के ऊपर, अपनी रिसर्च के ऊपर, अपनी डेटा के ऊपर क्वेश्चन कर सको कि क्या जो चीज मैंने कलेक्ट की है, या जो प्रोसीजर मैंने फॉलो किया है, क्या ये करेक्ट है या नहीं है, ये एक्यूरेट है या नहीं है। हो सकता है कि इससे बेहतर तरीके से भी मैं कर सकता था। तो आप फिर उस बेहतर तरीकों को फाइंड आउट करने के लिए रिसर्च करते हो, और क्वेश्चंस पूछते हो अपने आप से, और डेटा कलेक्ट करते हो। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू से द फंक्शन ऑफ द बिहेवियर। ओके, एक्सटिंक्शन का आप सबको पता चल गया है कि एक्सटिंक्शन में हमने सबसे पहले क्यूएबीएफ या एफए फॉर्म अप्लाई करते हुए, या एबीसी डेटा लेते हुए आपने बिहेवियर का फंक्शन फाइंड आउट करना है। वंस यू फाइंड आउट द फंक्शन, देन उस फंक्शन को हमने ब्लॉक करना है, उसको कंट्रोल करना है, उसको पकड़ना है, उसको उसको अप्रोच नहीं करने देना उस बच्चे को। अगर एस्केप है तो हमने उसकी एस्केप को ब्लॉक करना है। अगर उसका अटेंशन की सीकिंग बिहेवियर है, हमने अटेंशन को ब्लॉक करना है, उसको अटेंशन ना मिल सके। अगर उसका टेनिबल फंक्शन है तो हमने उसको उसके रीइंफोर्सर्स उससे ब्लॉक करने हैं, उससे एक्टिविटीज जो रीइंफोर्सिंग है वो ब्लॉक करनी है। अगर फिजिकल फंक्शन है तो आप फिर डॉक्टर के पास रिकमेंड करते हो कि इसके कोई फिजिकल इश्यूज है जिनकी वजह से ये बिहेवियर्स आ रहे हैं। ठीक है, अब समझ आ गई इसका प्रॉपर प्रोसीजर एक्सटिंक्शन का। लेकिन जब आप इसका जो फंक्शन है वो जब आप ब्लॉक करोगे तो क्या होगा, जब आप बिहेवियर के फंक्शन को, फॉर एग्जांपल आपको, आप जॉब कर रहे हो, आपको सैलरी मिलती है हर महीने, अगर एकदम से आपकी सैलरी स्टॉप कर दी जाए, आप काम कर रहे हो लेकिन आपको सैलरी नहीं मिली, व्हाट यू विल डू, कोई बताएगा? जॉब छोड़ देंगे, जॉब छोड़ देंगे, और इसके अलावा क्या करेंगे? या फिर डिमांड करेंगे कि हमें सैलरी दे क्योंकि हम काम कर रहे हैं। कैसे डिमांड करेंगे? अम, अपनी वो सामने रख के कि हम काम भी कर रहे हैं और आप हमें सैलरी भी नहीं दे रहे, तो आपके रिस्पॉन्सेज एग्रेसिव होंगे या नहीं? होंगे। होंगे, वेरी गुड। तो हमें गुस्सा आएगा, हम कहेंगे क्यों नहीं सैलरी मिल रही हमें, हम काम कर रहे हैं फिर भी सैलरी नहीं मिल रही, मेरा जो काम था वो मैं पूरा कर रहा हूँ लेकिन फिर भी सैलरी, ये क्या बात हुई ना। आप एग्रेसिव रिस्पॉन्सेज शायद शो कर सकते हो। तो इसी तरह से ये जो बच्चा बिहेवियर परफॉर्म कर रहा है, इसके पीछे भी एक रीजन है, उसका फंक्शन है, उसका रीइंफोर्सर है जो हमने ब्लॉक करना है। तो जब हम ब्लॉक करेंगे उसके इस फंक्शन को,
तो वो भी ऐसे ही तड़पेगा। जैसे हमारी सैलरी स्टॉप करने पे हम स्ट्रेस में आएंगे, हम स्ट्रगल करेंगे कि हमारी सैलरी हमें मिलनी चाहिए। हाउ डे यू, आपने मेरी सैलरी कैसे स्टॉप की ईयर होगी। तो हम भी स्ट्रगल जैसे करें, इसी तरह से बच्चा स्ट्रगल करेगा। बच्चा, बच्चे के बिहेवियर और बढ़ेंगे एकदम से जब आप उसका एग्जैक्ट फंक्शन, जब भी आप उसका एग्जैक्ट फंक्शन ब्लॉक करोगे ना, तो आपको रिस्पॉन्स आएगा बच्चे की तरफ से। वो एकदम से सडन बिहेवियर जो इंक्रीज होते हैं, वो इसी वजह से वो बच्चे की तरफ से स्ट्रगल होती है कि मुझे जो पहले रीइंफोर्समेंट ये बिहेवियर परफॉर्म करने पे हो मिल रही थी, वो अब क्यों नहीं मिल रही। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। सो वो बार बार फिर बिहेवियर करेगा, उसको इतनी सेंस नहीं है ना कि वो स्टॉप हो जाए, उसको नहीं समझ है। वो बच्चा और ताकत से और स्ट्रेंथ के साथ, ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ वो बिहेवियर और परफॉर्म करेगा। अगर स्पिटिंग पे आपने उसका बिहेवियर फंक्शन ब्लॉक किया है या थ्रोइंग पे, वो और ज्यादा थ्रोइंग करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ जाएगी फौरन से सडनली। और ये जो सडन इंक्रीज है इन द बिहेवियर, दैट इज कॉल्ड द एक्सटिंक्शन बर्स्ट। ठीक है। इसको कहते हैं हम एक्सटिंक्शन बर्स्ट। तो एक्सटिंक्शन बर्स्ट क्लियर हुआ आप लोगों को। यस सर। ठीक है। सो एक्सटिंक्शन बर्स्ट क्या है, कोई रिपीट करेगा। सर जब हम किसी भी चाइल्ड का जो फंक्शन है वो ब्लॉक कर देते हैं तो चाइल्ड में जो है वो सडन एक इंक्रीज आता है, उसी बिहेवियर को जो हम ब्लॉक करते हैं उसी बिहेवियर को वो उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, वो उसको रिपीट करता है, तो उसको हम एक्सटेंशन बर्स्ट कहते हैं। वेरी गुड। इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तो जब एक्सटिंक्शन बर्स्ट आता है, उस टाइम पे हमने अपने उस फंक्शन को जो ब्लॉक किया हुआ है, आपने उसको कंटिन्यू रखना है, उसको स्टॉप नहीं करना। अगर आपने स्टॉप कर दिया, वो वहीं से बिहेवियर फिर से रीइंफोर्स हो जाएगा। समटाइम व्हाट थेरेपिस्ट डू, दे गिव द रीइंफोर्समेंट। अगर उसको escape चाहिए वो escape दे देते हैं, अगर उसको कोई टॉय चाहिए वो उसको दे देते हैं, ताकि ये चुप करे, उन्हें समझ नहीं आती लेकिन वो गलत कर रहे होते हैं। उस टाइम पे हमने उसको उसकी डिमांड फुलफिल कर ली ना, तो वो हमेशा हमारे ऊपर डोमिनेंट रहेगा वो बच्चा। ठीक है। सो हमने उसकी डिमांड को फुलफिल नहीं होने देना। हमने उसके बिहेवियर को, सॉरी रीइंफोर्समेंट को ब्लॉक करके रखना है। अच्छा, जितना आप कम फिजिकल होगे बच्चे के साथ उतना अच्छा है। समटाइम थेरेपिस्ट को हिट करने की कोशिश करता है, थेरेपिस्ट उसको होल्ड कर, नहीं, नेवर डू दैट। वो बाहर जाने की कोशिश करता है, आप थेरेपिस्ट उसको पकड़ लेता है। नहीं, फिजिकली नहीं होना। एक्सटिंक्शन जब भी अप्लाई करनी है, मेक श्योर कि आप बच्चे के साथ कभी भी फिजिकल ना हो, उसको ना पकड़ें। अगर वो भाग रहा है, फॉर एग्जाम्पल स्केप मेंटेन बिहेवियर था, आप उसको भागने नहीं दे रहे, आप उसको ब्लॉक करके बिठाएं चेयर टेबल के ऊपर। अगर वो वहां से ब्लॉक नहीं हो रहा, आप डोर को लॉक कर दें। डोर को लॉक करके आगे बैठ जाए, अपने थेरेपी रूम के डोर के आगे बैठ जाए, उसको बाहर ना निकलने दें। आप उसी में उसको कंट्रोल में रखें, लेकिन बच्चे को टच नहीं करना, बच्चे को होल्ड नहीं करना, फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होना। आपने फंक्शन को ब्लॉक किया हुआ है, दैट्स इनफ। समटाइम थेरेपिस्ट पकड़ लेते हैं उसको, हग्स करते हैं, किसी नहीं। नेवर मेंटेन द आई कांटेक्ट विद द चाइल्ड, नेवर ड्यूरिंग द एक्सटिंक्शन बर्स्ट। ड्यूरिंग द एक्सटिंक्शन बर्स्ट आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करना। उसके रीइंफोर्सर जैसे ही एक्सटिंक्शन बर्स्ट स्टार्ट होता है, आपने सारी एक्टिविटीज, सारा मटेरियल एक एक साइड पे कर देना है। आपने रूम को उसके लिए बिल्कुल सेफ इन्वायरमेंट बना देना है। आपने कोई एक्टिविटी को अप्रोच करने नहीं देना। जिस एक्टिविटी को आप चाहते हो कि वो करे, वो आपने सिर्फ प्रेजेंट करनी है उसके सामने। जिस टाइम पे उसका एक्सटिंक्शन बर्स्ट पीरियड चल रहा होगा, उसको रीडायरेक्ट करने के लिए, उसको समझाने के लिए कि इस तरह से नहीं, इस तरह से होता है, उसको जो ऑल्टरनेट समझाना है। हमने एक्सटिंक्शन के साथ हमेशा एक्सटिंक्शन विद डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट, हमने DRA यूज करना है एक्सटिंक्शन के साथ। DRA इज द डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट ऑफ ऑल्टरनेट बिहेवियर। आपने उसको ऑल्टरनेट बिहेवियर देना है। आपने उसको एस्केप में ब्लॉक की है, आपने उसको सिखाना है कि आप मुझे अगर ब्रेक का कार्ड देते हो तो मैं आपको
ब्रेक दे दूंगा। आप मुझे जो है ये रीइंफोर्समेंट का कार्ड देते हो, जैसे उसको कार्ड चाहिए, अगर वो बोल नहीं सकता, बच्चा नॉन वर्बल है, आप कार्ड्स यूज करो। ठीक है। अगर वो कार्ड उठा के देते हैं, आप उसको वो चीज दे दो, लेकिन उसके क्राइम के ऊपर रीइंफोर्समेंट उसको नहीं देनी। ठीक है। ऑल्टरनेट बिहेवियर उसको जरूर सिखाना है ड्यूरिंग द एक्सटिंक्शन बर्स्ट। समझ आ रही? तो इस चीज का आपने ख्याल रखना, फिजिकल नहीं होना। जब जब वो आपके पास अप्रोच करे, बच्चा अप्रोच करेगा जब आपने उसका रीइंफोर्सर ब्लॉक किया होगा, वो बार बार आपके पास आएगा, आपको खींचेगा, बाजू पकड़ेगा, टांग पकड़ेगा, आपके कपड़े पकड़ के। आपने उसको हाथ नहीं लगाना, आपने अपने हाथ पीछे कर देने हैं। ठीक है। आपने उस टाइम उसको प्रॉम्प्ट देनी है। अगर बच्चा वर्बल है, आपने कहना है कि से ब्रेक। अगर वो बच्चा नॉन वर्बल है, उसके सामने ब्रेक का कार्ड रख देना कि ये उठा के मुझे तो फिर ब्रेक दूंगा। अगर उसको बच्चा नॉन वर्बल है, उसको कार चाहिए, आपने उसको कार का कार्ड देना है, ये उठा के तो फिर कार मिलेगी। तो इस तरह से आपने एस्केप एक्सटिंक्शन अप्लाई करनी है, सेफ्टी का ख्याल रखते हुए। हर चीज प्री प्लान्ड आपने बच्चे के लिए करनी है। ऑल्टरनेट बिहेवियर कैसे सिखाना है आपको पता होना चाहिए। जब एक्सटिंक्शन बस्ट आएगी उस टाइम मैंने कैसे कंट्रोल करना है उसको, वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और आपने एक्सटिंक्शन का वो प्रोसीजर कब खत्म करना है, कितने टाइम